अगर कांग्रेस ना होती तो, अगर कांग्रेस ना होती तो, इस एक वाक्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में 8 बार बोला। एक बार दो बार नहीं, 8 बार बोला प्रधानमंत्री ने कि अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। और सिर्फ इसी वाक्य से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर कई सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। डंके की चोट पर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के कई सांसदों ने कांग्रेस के पुराने कामों की चर्चा करते हुए कहा था कि देश में लोकतंत्र कायम रखने का श्रेय कांग्रेस को दिया था उन्होंने। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने 1 मिनट 44 सेकंड, लगभग पौने 2 मिनट में यह बताने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। सुन लीजिए एक बार, फिर डिबेट शुरू करेंगे। कांग्रेस ना होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सलियों ने हाईजैक कर लिया है। यह बहुत बड़ा हमला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस, और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्बन नक्सलियों में फंस गई है कांग्रेस। सुनिए एक बार। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय। बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। और साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद आज कांग्रेस को लोकतंत्र का पाठ भी पढ़ा है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन लाकर चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़कर फेंक दिया। अब किस मुंह से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन ला करके राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो? और इसलिए लोकतंत्र का भी आपने सम्मान किया। और वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने अपने कालखंड में 50 सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया था? राज्य की 50 सरकारों को। आदरणीय सभापति जी, इन सारे विषयों के जवाब हर हिंदुस्तानी जानता है और उसी की सजा आज उनको भुगतनी पड़ रही है। देश उनको स्वीकार कर लेता है।
और इन तमाम आरोपों के जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रीनेत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ अजय आलोक हैं जेडीयू से, हमारे साथ राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और साथ ही हमारे साथ शिवसेना से आनंद जी भी हैं, आनंद दुबे, क्योंकि जो आरोप लगाया गया कि कोरोना काल में लोगों ने मजदूरों को भड़काया और वो सारी चीजें जो आरोप है उसका भी जवाब हम लेंगे। शुरुआत आपसे सुप्रिया जी, कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक ना होता, सिखों का नरसंहार ना होता, पंडितों का पलायन ना होता, बेटियों को तंदूर में जलाया ना होता। सुप्रिया श्रीनेत। नमस्कार आपको और को पैनलिस्ट को। मुझे हर बार लगता है, और इस पे तो मोदी जी की दाद देनी पड़ेगी, हर बार लगता है कि वो इससे घटिया और इससे ज्यादा नहीं गिर सकते और वो हमारी सोच को जुटला देते हैं, वो उससे ज्यादा गिर कर दिखाते हैं। जिस सदन में मोदी जी बोल रहे थे, अगर कांग्रेस ना रहती तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा नहीं होती, ये काउंसिल ऑफ प्रिंसेस होते और वहां पर राजा महाराजा बैठे होते। जिस संविधान के तहत वो बोल रहे थे वो बाबा साहब का संविधान ना होता। जिस गांधी के सामने उनको नाक रगड़ के सर झुकाना पड़ता है जबकि उनके हत्यारों के जय जयकार करने वालों के साथ वो खड़े रहते हैं, वो बापू के आदर्श जीवित ना होते। जिस देश की वो बात कर रहे हैं वहां पर परमाणु तकनीक, टेलीकॉम, आईटी, आईआईटी और एम्स ना होते अगर कांग्रेस ना होती। अगर कांग्रेस ना होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर कर उसको विभाजित कर कर विश्व का भूगोल ना बदला होता। अगर कांग्रेस ना होती तो एक बात सच है, जो लोग आज भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे हैं शायद वो ना जूझते। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं 30 सेकंड टाइम लेकर उसका एक और जवाब देना चाहती हूं। काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट इतना है कि लोकतंत्र की दाद देने वाले मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करने वाले आप हैं। आपको तो 21 साल की एक लड़की से जब वो कहती है कि आपके खिलाफ प्रदर्शन करती है तो डर लगता है। आपको तो डर उस पत्रकार से लगता है जो दिखाता है कि मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी दिया जा रहा है। आपको पता है 2010 से 2020 में सेडिशन के मामलों में 96% सेडिशन के मामले 2014 के बाद आए हैं और उसमें से एक करीब 150 मामले इसलिए आए क्योंकि मोदी जी के खिलाफ कुछ क्रिटिकल कहा गया था। 10 सेकंड की एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करती हूं, फिर आप जिसके पास जाना चाहिए जाइएगा। अगर मोदी जी ना होते तो आज देश के 84% जनता की आय कम ना हुई होती और धन्ना सेठ देश के 77% संसाधनों पे ना बैठे होते। अगर मोदी जी ना होते तो आज देश के युवाओं के पास नौकरी होती क्योंकि पकौड़ा तलने का तेल भी 200 के पार हो गया है। अगर मोदी जी ना होते तो पेट्रोल 100 के पार नहीं होता और आटे का दाम तिगुना ना हुआ होता। अगर मोदी जी ना होते तो 60 लाख छोटे मझोले उद्योग बंद ना हुए होते। अगर मोदी जी ना होते तो मैन्युफैक्चरिंग में 3 करोड़ नौकरियां न गई होती। अगर मोदी जी ना होते तो 700 किसानों की शहादत नहीं होती और दुगना करने वाली आय का जो जुमला उन्होंने दिया था 27 रुपए प्रतिदिन पे घटकर किसान की बेराजी ना होती। तो ये असलियत है मोदी जी की, बन-ठन के बोलना और हर बार लोकतंत्र के संवाद को गिराना। आपने बताया और सिर्फ मोदी जी का यही काम है। आपने बताया कांग्रेस ना होती तो ये सब ना होता। सुप्रिया जी बता रही है मोदी जी नहीं होते तो 700 किसानों की शहादत नहीं होती, महंगाई नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती। दे दीजिए जवाब राजीव जेटली। एक किताब लिखी गई थी कांग्रेस के एक बहुत चहेते हैं पत्रकार उनके द्वारा। उस किताब के अंदर लिखा था कि कांग्रेस के जितने भी नेता आज़ादी के बाद ईमानदारी से काम कर रहे थे, उन्होंने इस बात को कोट किया था कि हमारी कांग्रेस अब भ्रष्ट हो चुकी है, आलसी हो चुकी है और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है, तो अब हमें कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जिन महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं उसी महात्मा गांधी जी ने भी कहा था अब कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो खत्म हो चुका है, इसे खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त पे पूरी देश जो है वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, काला पानी की सजा भुगत रहा था, जिस वक्त पे पूरा देश सड़कों पर लाठियां खा रहा था, उस वक्त पे कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद की लड़ाई चल रही थी और जिसे ये आजादी की लड़ाई बताते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटाने का षड्यंत्र चल रहा था और षड्यंत्र का इल्जाम जिसके ऊपर लगा था, मैं उसका नाम दोबारा कोट नहीं करना चाहता, जिन्हें ये कह रहे हैं कि उनके सामने नाक रगड़ते हैं, अगर वहां पर वो राजनीतिक कमरे के अंदर केवल राजनीति चल रही थी तो वो सड़क पे डंडे खाना वाले व्यक्ति का नाम आपकी जुबान पे क्यों नहीं आया आज तक? क्यों नहीं आपने कहा उसमें आजादी का योगदान उसमें था? हमेशा आपने नेहरू जी को कोट किया और नेहरू जी पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा था कोरिया का असर मेरे भारत पे पड़ रहा है महंगाई का। पहली बार जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं जब हमारा ग्लोबल इकोनॉमी सिस्टम नहीं था उस वक्त पे आपने कोरिया पर इल्जाम लगाया अपनी महंगाई का, ये नेहरू जी थे और नेहरू जी के ऊपर आप बार बार बोलते रहे प्रधानमंत्री जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी जब आपकी पोल खोली तो आप बताइए आपके पास कोई जवाब नहीं था। अगर कांग्रेस ना होती, आप ये बता रहे
कांग्रेस अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिस राजनीतिक पार्टी ने षड्यंत्र करके इसके 2 टुकड़े करे थे। और जिन्ना ने जो पोस्टर निकाला था, उस पोस्टर को चिपकाने वाले गांव क्षेत्र में जाकर के कांग्रेसी नेता हुआ करते थे। अरे आपने इस देश के 2 टुकड़े करे थे, आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं करे थे। गलतियों को बार-बार दोहराने से भविष्य थोड़ी ना अच्छा होता है। साथ में जोड़ दूं, मेरा एक सवाल है राजीव भाई, आपसे एक सवाल है। नेहरू जी को कोसने से भविष्य थोड़ी ना अच्छा हो जाएगा। अब कांग्रेस ना होती तो आज का नहीं है ना कांग्रेस, आज तो आप है ना सर, आज तो नहीं है ना। आ रहा हूं, एक मिनट, सुप्रिया जी आ रहा हूं, एक मिनट मुझे दे दीजिए, आ रहा हूं सुप्रिया जी। लेकिन राजीव जेटली, मतलब इतिहास की गलतियों को बार बार दोहराने से भविष्य स्वर्णिम हो जाता है क्या? बार बार नेहरू को कोसने से 50 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ, 60 में क्या हुआ, 70 में क्या हुआ, आज की बात होनी चाहिए थी ना। मतलब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि हम नेहरू ये कांग्रेस, इसलिए आज कांग्रेस नहीं है, इसलिए 44 पर है, इसलिए आप लोग 300 पार है ना। आपको जवाब देना कि आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया। 300 पार है, हम 300 पार हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कितने विस्तार से बताया। तमिलनाडु से आप गायब हो गए, त्रिपुरा से आप गायब हो गए, आज से नहीं 30 साल से गायब है, और आप गायब होते चले जा रहे हैं। जहां जहां आए थोड़े वक्त के लिए, वहां पे भी आपकी हरकतों ने आपको वापस उसी जगह बिठा दिया जहां पर आपको होना चाहिए था। अरे भाई, कांग्रेस के ऊपर चर्चा हो रही है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आज कांग्रेस के ऊपर अमन जी चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है यही आपके लिए बड़ा स्पेस है, इसे कैश कर लीजिए। आप अच्छा बोलती हैं सुप्रिया जी, आप ही कांग्रेस बनकर अपनी कांग्रेस पार्टी को जिंदा रख रही हैं। ये ना राहुल गांधी कर पा रहे हैं, ना प्रियंका गांधी कर पा रही है, ना सोनिया गांधी कर पा रही है, ना आपके वो भ्रष्ट नेता कर पा रहे हैं, ना आपके कार्यकर्ता कर पा रहे हैं, जिनकी दुकान केवल भ्रष्टाचार से चला करती थी। अरे आप इस काम को करेंगे तो उसका मतलब नहीं कि वो कांग्रेस कर रही है उस काम को। इस देश ने भुगता है कांग्रेस को। इस देश को मालूम है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी, उसका पैसा कौन खाता था? उसका पैसा कांग्रेसी कार्यकर्ता खाते थे। अगर कोई व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, उसकी रिश्वत कहां देनी पड़ती थी? उसको कांग्रेसी नेताओं को जाकर देनी पड़ती थी। इस देश की एक भी सड़क, एक भी पुल, एक मैं अजय आलोक के पास जाऊंगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मेरे साथ है। सुप्रिया जी पहले आप जवाब दे दीजिए। सुप्रिया जी पहले आप बोलिए, ठीक है। राजीव भाई एक एक करके बोलते हैं, इक्वल टाइम, इक्वल स्पेस जरूरी है मेरे लिए देना। ये सब एक साथ। सुप्रिया जी आप, I have a right to respond. हाँ ठीक है, सुप्रिया जी आप बोले, फिर मैं आ रहा हूँ हर्षवर्धन I त्रिपाठी। have a right to respond. जी बिल्कुल, बोलिए ना सुप्रिया जी। I have a right to respond. और मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड मुझे यह कहता है कि जब मोदी जी खड़े होकर नेहरू जी को कोट करते हैं, मुझे अच्छा लगा। बड़ा शोध किया उन्होंने कल से आज तक पे नेहरू जी में। नेहरू जी से कुछ सीख लेते, उनसे सीखते कैसे लोकतंत्र में उनकी आस्था थी, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी आस्था थी, कैसे सच्ची देशभक्ति होती है, किस तरह से उदार दृष्टिकोण होना चाहिए, किस तरह से विश्व में भारत की जगह होनी चाहिए। लेकिन आशा ही कर सकती हूँ, विश्वास उन्होंने कुछ सीखा नहीं। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आपके चैनल पर ये जो चल रहा है अर्बन नक्सल, और जो कल चल रहा था टुकड़े टुकड़े गैंग, जिस भाषा का प्रधानमंत्री उपयोग करते हैं, जो 2 रुपल्ली के ट्रोल ट्विटर पे कहते हैं, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री से यही आशा है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले अमित शाह जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी ने लिखित जवाब में आरटीआई के रिस्पांस में और सदन में यह कहा है कि टुकड़े टुकड़े नाम का कोई गैंग नहीं है, इसका कोई संज्ञान नहीं है, कुछ नहीं पता इसके मेंबर्स कौन है। तो या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, और इन दोनों में से अगर कोई एक झूठ बोल रहा है तो एक को तो कुर्सी छोड़नी चाहिए। अगर मोदी जी को लगता है कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है तो बर्खास्त करें अमित शाह को आरटीआई में और सदन में झूठ बोलने के लिए कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। अर्बन नक्सल्स पर भी ये बोला गया, टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी बोला गया। क्या वो बर्खास्त करेंगे अमित शाह को? मैं ये पूछना चाहती हूँ। इस तरह की सस्ती घटिया भाषा का प्रयोग, टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों के चंगुल में कांग्रेस, ये आपकी औकात, ये आप ऑपोजिशन को टुकड़े गैंग की लीडर कह रहे हैं। मानसिकता दिखा राजीव जेटली, घटिया मानसिकता। ये है टुकड़े गैंग एग्जिस्ट करता है। अमन जी, इस देश ने देखा था जिस वक्त पे इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश चल रही थी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, उस वक्त पे इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वहां खड़े होके उनके समर्थन में वही नारे लगा रहे थे। अरे ये बहुत पुरानी बात नहीं है, नेहरू जी की बात नहीं है, ये भी कुछ चंद वर्षों पहले की बात है। ये चंद वर्षों पहले आपने इस काम को किया था। अरे राहुल गांधी जी सरेआम सबूत है इस टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व कर रहे थे। अब रही दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनका आप बड़ा सम्मान करते हैं ना महात्मा गांधी जी का, महात्मा
जाओ गांधी जी और यहाँ पहले आके ऐसे उलट व्यक्ति दो, थे उगल जिन्होंने दो। कहा बस था यही है कि नेहरू इनका जी धोखा चला ज्ञान आप है। ये गलती मत यही कीजिए, इनका ये ज्ञान है। देश भुखमरी से WhatsApp मर रहा है, यूनिवर्सिटी इस से देश की डकारो जरूरतें बहुत और ज्यादा यहाँ है। आके उसको आप उगल दो। ग्लोबल लीडर ये ज्ञान बनने है के लिए तुम्हारा। बड़े बड़े सारा देश सम्मेलन देखता कर है रहे तुम्हारा ये हैं, ज्ञान। इन सम्मेलनों से लोग आपका देखते हैं। चेहरा बड़ी तो अच्छी चमक बात। सकता है, लेकिन इस आपका ये देश के अंदर घटिया चमक नहीं ला भाषा, सकते। मैंने नहीं, सस्ती भाषा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिसका महात्मा प्रयोग गांधी जी नेहरू जी के लिए कह करके गए थे। अरे आपको ये तो पता होना चाहिए गांधी जी की, गांधी जी ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया, नेहरू जी को मैं मानता हूं, नेताजी को साइड करा। मैंने पहले ही बोला था आपको, जब लोग सड़कों पर डंडे खा रहे थे तब महात्मा गांधी जी नेहरू जी को, नेताजी को अध्यक्ष पद से हटाने की लड़ाई लड़ रहे थे। अरे इस देश की जनता को जानने का अधिकार है कि भाई मैं सोचता था कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, मुझे नहीं पता था बंद कमरे के अंदर यहाँ पे ठीक है, सरकार ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अजय आलोक का कमेंट ले रहा हूं, एक मिनट। देखिए, अरे इस देश को गुमराह ये अजय आलोक के टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस या अर्बन नक्सलियों के चंगुल में कांग्रेस, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों के चंगुल में कांग्रेस, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया अजय आलोक? वो सुप्रिया जी इसी पर आपत्ति जाहिर कर रही है। अमन जी ये कांग्रेस, अब राजीव भाई एक एक करके सबको बोलने देते हैं ना, राजीव भाई सबको बोलने देते हैं ना। एक मिनट, अजय आलोक आप बोलिए। गायब हो गई थी अजय आलोक, इस कांग्रेस का सफाया हो चुका था। ठीक ठीक, हमारे अजय देश की जनता ने 50 साल तक सोचा शायद कोई बदलाव आएगा, चलिए 50 साल तक मौका दिया इन्हें, अजय भाई अलग अलग राज्यों में अजय आलोक आप बोलिए। राजीव जेटली, राजीव जेटली एक मिनट ऑडियो बंद, ऐसे नहीं। अजय आलोक आप बोलिए। अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, राजीव भाई आ रहा हूं, सबको इक्वल चांस देना है। अजय आलोक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस? अमन जी, अगर आप देखिएगा क्रोनोलॉजी में इवेंट्स उठा के 2002 से लेकर 2022 तक, तो प्रधानमंत्री जी जो पहले मुख्यमंत्री भी थे उनको जिस तरह से सुशोभित किया है कांग्रेस पार्टी ने तरह तरह के विशेषणों से, तो उसके हिसाब से अगर चरित्र का वर्णन किसी का करना ज्यादा होता है तो शायद ज्यादा हो गया, लेकिन झूठ तो कुछ बोला नहीं भाई। सिखों का नरसंहार कांग्रेस, कश्मीरी पंडितों को पलायन कांग्रेस, तंदूर कांड कांग्रेस के नेता, तो सब सच्चाई बोली। बात अलग है कि चोट गहरी लग गई तो दर्द हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए कांग्रेस की व्यथा ये हो गई कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में सिर्फ चार चुनाव जीत पाए, तो स्वाभाविक है अस्तित्व खोने की और कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने चिंता भी जताई कि यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि इनके चंगुल में फंस गए, उनके मन को कब्जा कर लिया अर्बन नक्सल ने, क्योंकि भाई प्रमुख विपक्षी दल है, अगर इस तरह से रहेगा बर्ताव, इस तरह से चरित्र रहेगा तो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत रहे, एक मजबूत विपक्ष, क्योंकि सत्ता में भी आना नहीं है 20-25 साल, तो मजबूत विपक्ष होने के लिए कांग्रेस का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए भी चिंता की थी। अब मुझे नहीं लगता है कि ये इतना गुस्साने का विषय है। राजीव भाई, थोड़ा सुप्रिया जी को डेफिनेट है थोड़ा गुस्सा चढ़ेगा, आप मत गुस्सा कीजिए, इनको थोड़ा गुस्सा के, इनके गुस्से का आनंद लीजिए आप। हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद मैं आनंद भाई आपके पास आऊंगा, फिर सुप्रिया जी आपको मौका दूंगा, सबको एक एक बार पहले मैं बोलने देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लोकतंत्र के लिए परिवार हानिकारक है, अर्बन नक्सलियों के बीच फंस गई है कांग्रेस, और जितनी भी अगर कांग्रेस ना होती तो, ये सब सवाल यही उठ रहा है कि भाई जो कांग्रेस कह रही है कि तू इधर उधर की बात ना करिए, बता कारवां क्यों लूटा, मतलब इतिहास की बात करना, आज की बात ना करना, ये इसका काउंटर ये है मेरे ख्याल से जो सवाल उठा रही है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस को पूरा हक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को हक है, लेकिन अगर हमने लोकसभा और राज्यसभा में पूरा भाषण सुना है प्रधानमंत्री का, तो पहले भी, और मुझे तो लगता है कि ये हम सब अक्सर चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषणों में ज्यादा हिस्से में दोहराव बहुत होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने गरीबों को घर दे दिया, वो कहते हैं कि हमने रसोई गैस दे दी, वो कहते हैं कि हमने सड़क बनवा दी, वो कहते हैं कि हम स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम बना रहे हैं, 500 थे अब 60,000 हो गए, वो कहते हैं कि हमने किसान को कोशिश की कि जो छोटा किसान है वो मजबूत हो जाए, तो ये सब बात दोहराव करते हैं। लेकिन सोचिए कि ये जो दोहराव वाला हिस्सा है वो भी तथ्यों के आधार पर आता है, और क्या ये सच नहीं है कि इस देश ने गरीबी हटाओ का नारा बरसों बरस सुना, लेकिन गरीबी हटाओ कैसे होगा इसका कोई सलूशन नहीं देखा। और विशेष करके मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि क्या कांग्रेस के भीतर अभी भी, और निश्चित तौर पे जब इस सरकार की बात होगी, जब फिर 2024 में जाएंगे तो मोदी जी ने जो किया है उसी पर बात होगी, लेकिन क्या इस देश में अभी भी किसी को भ्रम है क्या कि ये भारत राष्ट्र है? क्या ये राष्ट्रों का समूह नहीं है कोई, ये भारत राष्ट्र है। और अगर इसको प्रधानमंत्री कहते हैं, ये कोई विष्णु पुराण का जो श्लोक उन्होंने जो उद्धरण किया, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रेश्च दक्षिणम
वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र संतति, ये सबको कंठस्थ है। फिर कांग्रेस में या राहुल गांधी में ये संकट कहां से खड़ा हुआ? क्या उनकी कोई दूसरी समस्या है? क्या उनको समझ के लिहाज से नहीं समझ में आ रहा है कि 1947 का भारतवर्ष नहीं है, हम गुलाबी कालखंड में रहे, या सचमुच उनके ऊपर कम्युनिस्ट विचार के लोग हावी हो गए जो पार्टी का नाम भी नहीं रखते हैं? तो मुझे लगता है कि ये सवाल तो खड़ा होगा और इस पर बहस भी होगी। सुप्रिया जी, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या फैक्चुअली क्या क्या गलत कहा प्रधानमंत्री ने आपके हिसाब से? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि सबने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया। मेरा सवाल आपसे यह है सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री ने फैक्चुअली क्या गलत कहा? क्या यह गलत कहा कि लोकतंत्र के लिए परिवारवाद हानिकारक है और इमरजेंसी का कलंक, सिखों का नरसंहार, कश्मीरी पंडितों का पलायन, ये सब तो फैक्ट्स है मेरे ख्याल से। फैक्चुअली कुछ गलत कहा है तो अगर आप बताएं सुप्रिया जी। क्योंकि फैक्ट्स पे बात हो रही थी और हमारे बिहार के बाबू कुछ बात कर रहे थे लोकतंत्र की। आपके तो डीएनए पर सवाल उठा दिया था, आपको तो थोड़ा आक्रोशित होना चाहिए था, लेकिन सत्ता की ऐसी लोलुपता है कि आप कुछ कर नहीं पाए। मुझे जेडीयू का और बीजेपी के बोलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लोग तो राजनीतिक मंच से आते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप तो विश्लेषक बन के आते हैं, आपने तो किताब भी लिखी है मोदी जी की फोटो लगा के, नए भारत की ओर, उसका जेटली जी ने शायद प्रोलॉग भी लिखा था, तो मुझे पता है कि आप किस तरह की बात यहाँ विश्लेषण में भी बोलिएगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने एक शब्द उठाया, तथ्य। बिल्कुल सही बात आपने करी, तथ्यों पर बात होनी चाहिए और सदन से ज्यादा तथ्यों में बात और कहीं नहीं होनी चाहिए। क्या तथ्य है? तथ्य यह है कि इस समय देश के 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हो गई है। इस देश में 84% लोगों की इनकम घट गई है। इस देश में बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। इस देश में आटे का दाम तिगुना हो गया है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तो आग लगी पड़ी है। इस देश में अगर आप मोदी जी के आज क्रिटिकल होते हैं तो आप पर सीधे सेडिशन का केस लगता है। आपकी एजेंसीज का दुरुपयोग करके भाजपा के फ्रंटल बन गए हैं और वो फ्रंटल कोर्ट में केस प्रूफ नहीं कर पाते हैं और फिर बगले झांकते हैं। ये असलियत है। तथ्य ये है कि 60 लाख छोटे मझोले उद्योग आपने बंद कर दिए और इस देश में 102 से बढ़कर 142 लोगों की आय 23 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ हो गई, जबकि 84% की घटी। तथ्य तो ये भी है। इन तथ्यों में मैं क्या गलत कह रही हूं? इन तथ्यों में मैं क्या गलत कह रही हूं कि जब सारा देश गांधी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट करता था तो आप माफी और मुखबिरी करते थे। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग के साथ बढ़कर सरकार चलाते थे और वो अंग्रेजों को 10 पन्ने की चिट्ठी लिख के कहते थे कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध बंद हो। आप ही के जैसे और आप ही के पूर्वजों को सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ा प्रतिहार करके कहा था ये लोग लोकतंत्र करके गलत है। तो तथ्य व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़कर यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक और तथ्य आज प्रधानमंत्री ने बताया, कहना चाहती हूँ जी, ये बात मैं जरूर कहूंगी। एक मिनट सुप्रिया जी, मैं एक सवाल आ रहा हूँ, राजीव भाई आ रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुप्रिया जी, क्या ये भी तथ्य नहीं है अगर कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम है? आप मेरे से बेहतर जानती हैं शायद, क्या नाम है उनका? जी हाँ, आप एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहे हैं, मैं दूसरे का नाम बता क्या नाम है उनका? आप नाम बता दीजिए। हासिल ना हो, क्या नाम है? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को जाता है? अमन जी थोड़ा आपसे थोड़े टाइम ज्यादा वो किया जो आप कर रहे हैं, तो थोड़ी सी उसमें तो रियायत आपको माननी पड़ेगी। वो नाम तो आप ले लीजिए, वो नाम आपकी जुबान पर आने में क्यों आपत्ति है? नाम ले लीजिए। किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया? तो मेरी बात तो सुनो। जी जी जी, बिल्कुल जी। अरे भाई 4:1 का डिबेट करा रहे हो, बात भी सुन लो। क्या बात है सुनिए। बात यह है कि एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, जहां बहुमत ना हो वहां पर एजेंसीज को भेज दो, वहां पर पैसे से खरीद फरोख्त कराओ और चाणक्य बन जाओ। ये कौन से चाणक्य हैं भैया? 2017 के बाद ये सच है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर और 12,000 वोटों से मात्र बिहार को छोड़कर बीजेपी लगातार चुनाव हार जी, वहां से बस काउंटर ये आता है कि ज्ञान कौन दे रहा है, लोकतंत्र पर लेक्चर कौन दे रहा है। असल में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो आरोप है, लेकिन वहां से काउंटर ये आता है कि लोकतंत्र पर लेक्चर वो पार्टी दे रही है जिसने रिकॉर्ड बना दिया राष्ट्रपति शासन लगाने का, सरकार बर्खास्त करने का। अब मैं ना, आप अभी भी नहीं बता रही है किस प्रधानमंत्री के नाम है ये रिकॉर्ड। सुप्रिया जी, नाम प्लीज बता दीजिए। आप तो खुद पत्रकार रही हैं, मेरे जैसे कई डिबेट्स आपने कराई हैं, आपकी रिसर्च मेरे से अच्छी होगी। किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया? सुप्रिया जी,
नाम ले लीजिए एक बार। डिबेट में बोलने का भी तो मौका दो भाई। सारा आप ही को दे रहा हूँ सुप्रिया जी, ये शिकायत मत मौका दो। करिए, सबसे ज्यादा आप ही को दे रहा हूँ सुप्रिया जी। नहीं मैं नहीं मैं तो कह रही हूँ आप मुझे बोलने का मौका दो। धन्यवाद आपने वो प्रधानमंत्री का नाम एक बार ले कहना लीजिए। चाहती हूँ और इस बात में मेरा बहुत यकीन है। 30 सेकंड मेरे भी ले लीजिए, उसके बाद इनको और मौका दे दीजिएगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। राजीव भाई आप बोल लीजिए बीच में। नहीं कोई नहीं, एक मिनट सुप्रिया जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर राजीव भाई मैं आपके पास आऊंगा। वो नाम बता रही हूँ प्रधानमंत्री का जिनके नाम राष्ट्रपति शासन सरकार बर्खास्त करने का रिकॉर्ड है, बता दीजिए सुप्रिया जी, देश को पता होना चाहिए। अमन जी बीच में मत बोलिए प्लीज। जी बिल्कुल 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 सुप्रिया जी ना बोलिएगा। मैं नाम एक आदमी का लेना चाहती हूं यहां पे, और वो है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को जब गाली दी जाती है इस देश में, जब गांधी के हत्यारे की जय जयकार होती है गोडसे की, तो मोदी जी मुंह में दही जमाकर अमित शाह बगले झांकने लगते। क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? जब गांधी को गालियां दी गई धर्म संसद में, जो हमारे धर्म के नाम पर धब्बा है, मोदी जी कुछ क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं 1.25 महीने तक गिरफ्तारी हुई जब यहां पर जंगे ऐलान की बात हुई और गांधी को गाली दी गई? मैं ये पूछना चाहती हूं। महात्मा गांधी के आगे तो आपको सिर झुकाना पड़ेगा, लेकिन मैं जानती हूं कि आप असल में उपासक तो गोडसे के हैं। आपके दिल में पीड़ा होती है। अरे किस दिन आप बोलिएगा कि महात्मा गांधी के हत्यारों की इस देश में कोई जगह नहीं है, उनके हत्यारों की जय जयकार करने वाली की कोई जगह नहीं है? किस दिन आप ये बोलिएगा? जिस दिन आप ये बोलिएगा उस दिन मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है सुप्रिया जी, वो राजीव भाई जवाब दे देंगे। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। यकीन करने वाले मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ये तो फैक्ट है इतिहास का, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन सरकार बर्खास्त किसने करी? मौका आएगा मैं तभी जवाब आ रहा हूं राजीव भाई, एक मिनट मेरे को सवाल, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए सुप्रिया जी। एक पत्रकार वार्ता कर दे मोदी जी। एक सवाल, मेरे सवाल का आप हिचकिचा क्यों रही है नाम लेने से? बिना स्क्रिप्ट की। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, नहीं हूं। इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया, जवाब नहीं देती, 100 से ज्यादा राष्ट्रपति शासन। नाम लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये भी एक तथ्य है मेरे ख्याल से। राजीव भाई आप जवाब दे दीजिए जो सुप्रिया जी ने आरोप लगाया। पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आनंद भाई आपके पास आऊंगा शिवसेना से। राजीव जेटली हत्यारों से क्या अमन भाई, मैं एक चुनौती देता हूं इनको, और मैं आपसे आग्रह करूंगा मुझे वक्त मत दीजिएगा, उसके बाद इनको दे दीजिएगा, वो वाला मेरा वाला भी। मैं चुनौती देता हूं, अभी आपके चैनल देश देखता है, दुनिया देखता है, कोई भी एक चीज, भ्रष्टाचार को छोड़ के मैं बोल रहा हूं, कोई भी एक चीज, कृषि के ऊपर, सिंचाई के ऊपर, सड़कों के ऊपर, बिजली के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अरे कोई भी चीज चुन लीजिए आप और ये बोल दीजिए ये हमने आपसे 50 साल में इस 10 साल की सरकार से ज्यादा बेहतर करके दिखाया था 7 साल की सरकार से। कोई भी एक चीज, अभी मैं आंकड़ों के साथ आपको बोलूंगा कि आप बता दीजिए कृषि पे आपने क्या किया तो हमने क्या करके दिखाया। 21 हजार करोड़ रुपए का बजट होता था, 1,23,000 करोड़ रुपए हम लेकर के आए। अरे पहले भी हो सकता था। गरीबों के, किसानों के खातों में जो पैसा जा रहा है वो पैसा पहले आपके खाते में जाता था। महाराष्ट्र में आपकी सरकार होती थी, किसानों को जो न्याय मिलना था वो पैसा किसके पास गया? वो कांग्रेसी मंत्रियों के खातों में चला गया। अरे भाई वो तो उजागर हो चुके घोटाले भी वहां पर पे। मैं कहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोलिए, सड़कों पे बोलिए, कोई एक तो बात बता दीजिए। महंगाई के ऊपर भी डबल डिजिट में आपकी सरकार में महंगाई रहती थी। अब तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी, आपने कभी अमन जी ऋषिकेश गए हैं? ऋषिकेश में कई होटल के बाहर, ढाबों के बाहर एक चोटी वाला बिठाया होता, आपने देखा होगा, और हर जगह लिखा होता नया चोटी वाला, पुराना चोटी वाला, बड़ा चोटी वाला, छोटा चोटी वाला। अरे इन्होंने महात्मा गांधी जी को वो चोटी वाला बना दिया है। ये अपनी दुकान चलाते हैं भ्रष्टाचार की, उनको आगे रख के, उनकी तस्वीर रख के, उनकी मूर्ति रख के। एक भी कदम ऐसा बताइए, एक भी काम ऐसा बताइए जो आपने इस देश में महात्मा गांधी जी ने कहा और आपने किया हो। एक काम तो बताइए, नोट के ऊपर छापने के अलावा आपने कौन सी विचारधारा बताई उनकी? अरे उन्होंने सफाई का नारा दिया था, गांधी का नाम इस तरह से मत लो, इस देश को बर्दाश्त करके दिखाया। तुम्हें बर्दाश्त होगा, इस देश को बर्दाश्त नहीं है। गांधी का नाम इस संदर्भ में मत लो, गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ये देश देख रहा है। करो पाप, तुम्हारे पाप का घड़ा और बढ़ेगा। आप दीजिए इनको, बोल के दिखाएं किसी भी एंगल में, किसी भी चर्चा के ऊपर, किसी भी बात दो बातें बता दूं इस पर। अमन जी दो बातें मैं बताना चाहता हूं। अरे आप तो मरे हुए लोगों के पैसे भी खा जाते थे, मरे हुए लोगों के पैसे खा जाते थे। मैं बता रही हूं, हम सब कुछ कर रहे थे, मैं बता पैसों पे थे। वो जो पेंशन जानी होती थी वो पेंशन चली जाती रहती थी। हमने 1-1 लाख करोड़ रुपया बचाया जो आपकी जेबों में जाता था। अरे इस देश की जनता ने ऐसे ही आपको घर में बिठाया है। आपको मौका मिला, आप टीवी पे बैठे हैं, राहुल गांधी घर बैठे हैं, सोनिया गांधी घर बैठी है, प्रियंका गांधी घर बैठी है, हर कार्यकर्ता शक्ल दिखाने लायक नहीं रह गया। उसकी वजह की, उसके पीछे की वजह क्या थी? आपकी नीतियां, जिसने इस देश को बर्बाद किया। मुझे लगता है आपसे आग्रह करता हूं, बताइए आपने हमसे बेहतर क्या करके दिखाया, बताइए। चलिए ठीक है, आप बोलिए सुप्रिया जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं, अजय आलोक आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास अमन जी, आनंद जी आ रहा हूं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, सुप्रिया जी और मुझे आशा है कि जितने धैर्य से
बोल लेने दीजिए जी। मुझे आशा है कि जितने धैर्य से मैंने आपका झूठ सुना उतने ही धैर्य से आप मेरा सत्य सुनिएगा। आपको पता है हमने क्या नहीं किया? हमने खुले रूप से गाजर मूली की तरह जिस आदमी ने किसानों को रौंद दिया गाड़ी के नीचे और मेन नामजद अभियुक्त है, अरे भाई, उसके मैंने पिता कहा को आपसे अपने मुझसे देश का हमसे गृह बेहतर राज्य क्या मंत्री किया, इतना तो बनाकर बता दीजिए। रैलियों में नहीं इधर उधर टहलाया। मत भागिए। सुनिए अब आगे की सीधा बात। सीधा बताइए, तथ्य की देखिए हमने बात कर किसानों रहे के हैं। लिए किया था, चुप रहिए, बात हमने सुनिए, गरीब बात के लिए आगे ये किया की। था, हमने महिलाओं के लिए ये किया था। एग्रीकल्चर का बजट बता रही हूँ, सुनो। अब आप अपना ज्ञान गाजर वर्धन करिए, मूली आगे के लिए ककड़ी ज्ञान वर्धन डंडा करिए। इनमें मत जाइए। अरे देश की जनता सुन रही है आपको, इधर उधर भागने से, तथ्य दे रही हूं आपको, सुनो, आपका ज्ञान वर्धन होगा। आपके ज्ञान वर्धन के लिए बात फिर से बता आपको रही मौका देता हूं, आपकी अपना भी सरकार मत ने दूंगा, 2 साल लेकिन में, इधर उधर मत पिछले भागिएगा, 2 साल मत खराब मात्र में, करिएगा। पहले की बात मैं बीच में नहीं बोलती हूं, आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। अब अगर भूता है तो बात भी सुनो ना, तथ्य से बता काम रही की हूं। बात करेंगे तो बीच में नहीं एग्रीकल्चर बोलूंगा पर आपकी सरकार ने पहले तो छोड़ दीजिए, पिछले 2 साल में 5.1% ऑफ द बजट से लेकर अब अरे यार, आप क्या बोल रहे हैं? राजीव जी, एक मिनट, राजीव जी, एक पिछले मिनट, बजट एक से एक करके, राजीव जी, एक मिनट। 8% मैं से तो आपको घटाकर राजीव जी, एक मिनट, बीच में नहीं बोलते, एक एक करके बोलेंगे तो आसानी रहेगी। राजीव जी, एक आपको मिनट, बता रहा हूं, राजीव जी, एक मिनट बोलने दीजिए क्या उनको। दिया था। राजीव जी, एक मिनट, एक टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, एक एक करके बोलेंगे, आसानी रहेगी। सुप्रिया जी आप बोल लीजिए 30 सेकंड, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा। सुप्रिया जी आप बोल लीजिए, फिर मैं अजय आलोक आपके पास आऊंगा, एक एक करके। सुप्रिया जी। किसानों के तो आप इतने सगे हैं कि आपने एग्रीकल्चर का बजट 4.3% ऑफ द जीडीपी से घटाकर 3.8% एक साल में कर दिया। आपने फर्टिलाइजर की सब्सिडी अभी काटी, फूड की काटी, पेट्रोलियम की काटी, आपने मनरेगा का बजट 35,000 करोड़ कम कर दिया। ये क्यों किया आपने किसानों के साथ? क्यों किया इतना अत्याचार? आपने खेती का दाम 25 से 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर बढ़ा दिया, डीजल कीटनाशक और खाद का दाम बढ़ाकर, और 6,000 का झुंझुना दिया, 30,000 का डाका डाला, 6,000 का झुंझुना दिया, और आपने 700 किसानों की शहादत कराई, 3 काले कानून पास कराकर। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठा हुआ आदमी गया, हमसे ज्यादा सड़कें बनाई, हमसे ज्यादा किसानों के खातों में पैसा डाला, हमसे ज्यादा गरीबों के खाते में पैसा डाला, हमसे ज्यादा ऋण दिया क्या आपने, हमसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया क्या? चलिए अब आनंद जी पहले बोलेंगे, उसके बाद अजय आलोक मैं आपके पास आऊंगा। आनंद जी, शिवसेना से हैं। आनंद जी, जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, जो प्रधानमंत्री ने आनंद जी आज कहा कि कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक ना होता, सिखों का नरसंहार ना होता, और कश्मीरी पंडितों का पलायन ना होता, और लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। गलत कहा, सही कहा? अमन जी, गलत अमन कहा, जी, सही सबसे कहा? आनंद जी, आपके गलत और सही में बाद में आऊंगा, पहले तो आपने मुझे ओपनिंग रिमार्क्स में भी अवसर नहीं दिया। आप जानते हैं कि हमारी एक राज्य में सरकार है, तो भाई हमें थोड़ा बहुत मौका दीजिए, हम भी अपनी बात कहें। बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल बोलिए आनंद देखिए, बहुत ध्यान से बात सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हैरान करते हैं, लेकिन ये जो 2 दिनों से उन्होंने कुछ ज्यादा ही हैरान करके रखा। चलिए मान लिया कि प्रधानमंत्री जी कांग्रेस से नफरत करते हैं, चलिए मान लिया कि प्रधानमंत्री जी बाकी विपक्षी दलों से नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने भाषण में कहते हैं 70 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है। अरे भाई, 70 सालों से जनादेश दे देकर जनता ने अपना बहुमूल्य वोट दे देकर कांग्रेस को जिताया। अगर एक बार 99 से 2004 और 14 से 19 और 19 से 22 छोड़ दें तो देश में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को ही लोगों ने मौका दिया। आज भी भारत के बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हो सकती। उसी प्रकार भाजपा कमजोर हो सकती है, लेकिन भाजपा खत्म नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं ने और सरकार ने उत्तर भारतीयों को, श्रमिकों को, मजदूरों को ट्रेन में बिठाकर उनके राज्यों में कोरोना फैलाने के लिए भेज दिया, और एक तरफ उन्हीं के रेल मंत्री क्रेडिट लेते हैं कि हमने रेल नहीं चलाया होता तो श्रमिक और मजदूर एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचे होते। मैं हैरान हूं कि सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। ठीक है, आप आज प्रधानमंत्री हैं, आपका गरिमा है, लेकिन आप विपक्ष को इतना कमजोर मत कर दीजिए कि जब कभी आप विपक्ष में आइए, आप कभी विपक्ष में बैठे तो लोग आपका उपहास करें, आपकी गरिमा गिरा दें। उस लेवल की राजनीति मत करिए। इसलिए मैं दुखी हूं। देखिए हमारी एक राज्य में सरकार है, हो सकता है आने वाले समय में हमें और भी राज्यों में मौका मिले। हम उत्तर प्रदेश, गोवा में अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, आपको अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लेकिन क्या ये जो आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने, महाराष्ट्र सरकार कोरोना काल, पहली लहर, और जिस तरह से वहां से मतलब प्रवासी मजदूरों को वहां से कर्फ्यू के बावजूद वहां से हटाया गया, निकाला गया, भड़काया गया, उकसाया गया, ये आरोप क्या गलत है?
बेबुनियाद आरोप हैं। जब कोरोना शुरुआत कर रहा था विश्व में, तब भाई साहब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। जब कहा जा रहा था, राहुल गांधी जी चीख चीख के सदन में कह रहे थे, सदन के बाहर, कि इसके लिए नियम कानून बनाया जाए, तब उनका उपहास हो रहा था। और एक दिन टेलीविजन पर आकर आप कह देते हैं कि जो जहां है वहीं रहेगा, कोई कहीं से हिलेगा नहीं। तो इंसान महीना, 2 महीना, 4 महीने बाद अपने स्वजन प्रियजन से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, तो वही तो प्रधानमंत्री ने कहा, उस समय कोरोना पीक पर था, कोरोना की लहर थी, और उस समय ये कहा जा रहा था अपने घरों में रहें। आप लोगों ने श्रमिकों को भड़काया, उकसाया, ट्रेन की टिकटें करवाई और वहां से दूसरे राज्यों में भेज दिया। किसने ये आरोप है। उसका नाम जानना चाहता हूं, किसने भड़काया? किस कांग्रेस के नेता ने भड़काया? नहीं, कांग्रेस नहीं, आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने। ये आरोप है। आ रहा हूं सुप्रिया जी, पहले अजय आलोक बोलेंगे, उसके बाद आपके पास। महाविकास आघाड़ी सरकार को सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, WHO, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं अच्छा काम करने का, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? अजय आलोक, यह आरोप गलत था क्या? अजय आलोक, दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार पर आरोप लगाया, यूपी बिहार के लोगों को, वहां के श्रमिकों को अपने अपने राज्यों से भगाया कि भाई हटिए, मतलब मुश्किल समय है, और वहां से उकसाया, भड़काया और निकाला। यह आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने, सही गलत? अजय आलोक। बिल्कुल, ये आरोप बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोरोना काल के दौरान मैं टीवी डिबेट्स में, आपके ही शो में बहुत बार इसे बता चुका हूं। क्या ये सही नहीं है कि शुरू के 10 दिनों में जब कोई ट्रेन वगैरह की व्यवस्था नहीं हुई थी, तो लाखों लोग पैदल पैदल अपना सामान उठा के चले गए, सरकार ने उनकी पूछ तक नहीं ली, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, या महाराष्ट्र के अन्य हिस्से हो। किसने नहीं देखा वो ट्रेन और पटरियों पर चलते हुए हादसे का शिकार होते हुए? इसलिए ये बेकार की बातें हैं। अब मेरे शिवसेना के भाई ने प्रधानमंत्री जी की पूरी बात आज नहीं सुनी राज्यसभा में। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का भी जिक्र किया था कि कैसे बाला साहब को कांग्रेस परेशान करती थी। आज वो बात भूल गए, आज कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं। अब सुप्रिया जी को मैं बता दूं, मुझे गांधी का नाम चोरी करके राजनीति करने वाले लोग, जिनको अपने नाम पे भरोसा नहीं है, आज वो गांधी की दुहाई दे रहे हैं यहाँ पे। अरे है क्या कांग्रेस पार्टी का बचा क्या? अब आपको सच्चाई सुनकर के मिर्ची लगती है, तो जितने भी बात आज प्रधानमंत्री ने बोला है सब सच है। जहां तक आप कह रही थी रोजगार व्यवस्था, तो आप प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आपके पी चिदम्बरम साहब, द सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, उन्होंने आज राज्यसभा में बोल दिया कि भाई 12.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, अब घट के तब भी आई है तो 6.7% हो गई है, 7.1% है अर्बन और रूरल। तो ये बेरोजगारी घटी की बढ़ी, सर्टिफिकेट तो चिदम्बरम साहब ने आज राज्यसभा में दे दिया। फिर किस बात का चिल्लाना? ऐसा है कि चोरी की राजनीति करना बंद कीजिए। दिक्कत नेतृत्व में है, ये आप भी जानती हैं। अमन जी, कांग्रेस को मजबूत रखिए, विपक्ष मजबूत रहेगा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अमन जी, मैं तथ्यात्मक बात पे चिढ़ना नहीं चाहिए, सच्चाई है, स्वीकार कीजिए। और वर्तमान में जो रहने वाले अगर इतिहास को याद नहीं करेंगे, अमन जी जो आप कह रहे थे क्या जरूरत है इतिहास की बात करने की, आज की बात क्यों नहीं करेंगे? मैं कहता हूं अगर वर्तमान में आज हैं और भविष्य की चिंता है, तो इतिहास को हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास की गलतियों से दोबारा वो गलती न दोहराई जाए। इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी आज हर जगह सत्ता से विलुप्त होते जा रही है। अच्छा, ये तो हाँ, सुप्रिया जी, अब एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी मैं आपके पास आऊं। एक कमेंट सुप्रिया जी, ये तो फैक्ट है कि कांग्रेस पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, और ये परिवारवाद का आरोप लगता है सुप्रिया जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के लिए परिवारवाद हानिकारक है, और ये तो फैक्ट्स हैं मेरे ख्याल से, वरना G23 क्या होता? मुझे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर थोड़ा तरस भी आता है, थोड़ी हंसी भी आती है। जब वो हमारे डायनेस्ट को लेते हैं और गले लगा लेते हैं, तब उनको परिवारवाद याद नहीं आता है, भाजपा का परिवारवाद याद नहीं आता। किस किस को लिया उन्होंने? हमारे सब परिवारवाद वालों को ही ले गए। तब परिवारवाद पे कौन सा काला चश्मा पहन लेते हैं मोदी जी, जरा ये भी हमें बताइए। ये सारे डायनेस्ट, क्योंकि इन्होंने बजट ये सारे परिवारवाद की वजह से ही छोड़कर नहीं गए। 20 सेकंड में आपके सामने एक तथ्य रखना चाहती हूं। एक्सेप्ट करा है। क्या बोल रहे हैं आप? ये सब परिवारवाद की वजह से ही नहीं छोड़कर गए, नेतृत्व पर सवाल उठाकर। G23 अगर परिवारवाद नहीं है तो G23 क्या है? अभी गुलाम नबी आजाद को पद्म सम्मान दिया गया, कपिल सिब्बल ने कहा इनको घर में कोई नहीं पूछ रहा था, कम से कम देश में सम्मान हुआ। बात सुनिए अब आप। ये तो आपके नेता कह रहे हैं, पीएम नहीं कहा। मुझे हंसी आती है मोदी जी पर। अरे मोदी जी पर मुझे हंसी आती है। कल राजा महाराजा की बात कर रहे थे और श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमरिंदर सिंह जी और कुंवर RPS सिंह जी, क्या है भैया? राजा महाराजा को ही ले गए हो ना यहाँ से। तो ये लोग क्या है, विरोधाभास से भरे हुए हमारे मोदी जी कभी मोर को दाना खिलाते हैं जब गरीब मरता है। छोड़ो उसको। आपसे मैं 20 सेकंड में एक बात कह देती हूँ, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पर बजट का जिक्र किया। 3 आंकड़े हैं जो देश को जानने जरूरी है। इस देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है।
140 करोड़ में करीब 94 करोड़ लोग। चिदम्बरम जी की बात का जवाब दे दीजिए ना। एक एक करके सुप्रिया जी को बोलने देते हैं। उसी का जब आप ही का जवाब दे रही हूँ, आप ही का जवाब दे रही हूँ। इस देश की मीडियन एज, चिदम्बरम जी की बात, मतलब 28 साल इस देश की मीडियन एज है। 50% लोग मीडियन एज के पास हैं, ठीक है। 28 अगर मीडियन एज है तो इस देश में 52 करोड़ रोजगार चाहिए आज की तारीख में। जो 2 करोड़ का वादा करके आए थे सालाना रोजगार, अब बजट में कहते हैं 60 लाख बनेंगे 5 साल में। 2 करोड़ सालाना से गिरकर 12 लाख सालाना पर आ गए। उसका जवाब तो दीजिए आप। 140 करोड़ के इस देश में 94 करोड़ लोगों को नौकरियां चाहिए, नौकरियां है नहीं लोगों के पास, और आप यहां से आके मुझसे तू मैं करिएगा। लोगों के लिए नौकरी बनाने के लिए आप चुने गए थे, देखिए अभी नौकरी बनाकर, क्योंकि आपने तो 2 करोड़ का वादा करके नौकरी का एक आंकड़ा दिया है सुप्रिया जी, एक आंकड़ा संसद में दिया गया, गलत है सही आप बता दीजिए। इकोनॉमी की जितनी समझ मुझे 2021 में 1 करोड़ 20 लाख ईपीएफओ खाते खुले। इकोनॉमी पर 2021 में सुप्रिया जी एक आंकड़ा है, गलत है सही आप बता दीजिएगा। आज प्रधानमंत्री ने बताया बेरोजगारी पर 2021 में 1 करोड़ 20 लाख ईपीएफओ खाते खुले हैं। तो नौकरियां ही तो हैं, वो ये दावा है। मोदी जी नहीं गलत है, ये गलत आंकड़ा है, नहीं मानेंगी सुप्रिया जी। उनका अपना आंकड़ा चलता है, कांग्रेस का अपना डेटा बैंक है, अपना आंकड़ा है, उसी के हिसाब से लोग चलते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह खुश हो जाते हैं। ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में जीने वाली पार्टी हो गई है, बात यही है। मेरी बात ऑस्ट्रिच सिंड्रोम। जल्दी से बोलिए हर्षवर्धन जी के पास 1 करोड़ 20 लाख ईपीएफओ खाते, ये नौकरियां नहीं है तो क्या है? ये चुप हो तो मैं बोलूंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुप्रिया जी। मोदी जी कभी कभी अपनी बखिया खुद ही उधेड़ लेते हैं। मोदी जी कभी कभी अपनी बखिया खुद ही उधेड़ लेते हैं। जो थोड़ा बहुत इकोनॉमी का रत्ती भर भी ज्ञान जानता, वो ये जानता है कि जब आपके पास 10 लोग हैं और 10 से 11वां हुआ तो आपको ईपीएफ में जाके रजिस्टर कराना पड़ता है। उसको आप नौकरी का सृजन कहिएगा तो 60 लाख एमएसएमईज जो बंद हो गए उसके बारे में मोदी जी का क्या कहना है? और लोकतंत्र की बात करते हैं, अपने लोगों की जासूसी चलिए मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, थोड़ा समय का अभाव है सुप्रिया जी, मैं को अब एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाना पड़ेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी भैया, हर्षवर्धन त्रिपाठी, बेरोजगारी महंगाई के इन मुद्दों पर भी जवाब दिया या नेहरू की गलती और कांग्रेस की गलतियां गिनाते रहे? हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए, वाइंड अप करना 30 सेकंड है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं बोल लेता हूं। मुझे तो लगा कि नेताओं के बीच में हम लोग नहीं मिलेगा, लेकिन फैक्ट की बात जब हम करते हैं तो ये सच है कि यूपीए शासनकाल में इस देश ने जितना एनपीए देखा उतना किसी समय नहीं देखा। ये सच है कि यूपीए शासनकाल में जितना किसानों की आत्महत्या देखी जब कृषि मंत्री 10 साल तक शरद पवार रहे यूपीए शासनकाल ने, कभी नहीं देखा। ये सच है कि 15% तक महंगाई दर चली गई यूपीए शासनकाल में, देश ने कभी नहीं देखा। आप गलत बात कर रहे हैं यहाँ पर हर्षवर्धन जी। गलत सही तो लोग तय कर लेंगे ना सुप्रिया जी, बोलने तो देते हैं, पत्रकारों से क्या लड़ना, पार्टी से लड़िए। तो पत्रकार नहीं है आप, तो डिबेट कराती रही, बीच में मत बोला कीजिए ना, थोड़ा तो मर्यादा आपको भी आती होगी। आप पत्रकार रही है ना, तो ऐसी गलती क्यों करती है? प्रवक्ता है तो प्रवक्ता के समय बोलिए। और इस देश ने यह भी देखा कि 8 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनाकर यूपीए के शासनकाल में कहते थे कि हम तरक्की कर रहे हैं, और अगर 32 किलोमीटर प्रतिदिन बनता है तो कहते हैं क्या हुआ, कुछ ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। डंगे की चोट पर देख रहे थे आप, छोटा सा ब्रेक।